गाथा ही पढ़ो तो मालूम पड़ता। जम दब्बम तन्ना गुणो, जो द्रव्य है वह गुण नहीं है। जो भी गुणो सो न तच्चदो अथो, जो गुण है वो वास्तव में पदार्थ नहीं है। ये सो अतद भावो, ऐसको अतद भाव कहते हैं। नैव अभावो निर्दिष्टो, सर्वथा अभाव को अतद भाव नहीं कहते। कि सीधी सच्ची बात है ना। इसका अपन टीका पढ़ते हैं। एक द्रव्य में जो द्रव्य है वह गुण नहीं है, जो गुण है वह द्रव्य नहीं है। इस प्रकार जो द्रव्य का गुण रूप से अभवन नहीं होना अथवा गुण का द्रव्य रूप से अभवन है वह अतद्भाव है, क्योंकि इतने से ही अन्यत्र रूप व्यवहार सिद्ध हो जाता है। सबसे पहले एक पंक्ति में जो शब्द कहा है ना कि एक द्रव्य में, माने इस बात को तुम दो द्रव्यों के बीच में घटित मन नहीं करना, क्योंकि अन्यता और अनन्यता एक द्रव्य में ही घटित होती है। एक द्रव्य के अंतर्गत जो भेद हैं उनको अन्य अन्य कहते हैं, और जो अभेद है उसे अनन्य कहते हैं। इसको हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान एक देश है, तो देश के भीतर जो प्रदेश हैं उनमें और देश में अन्यता है। माने राजस्थान हिंदुस्तान नहीं है और हिंदुस्तान राजस्थान नहीं है, पर ये कथनचित ही हो सकता है, सर्वथा नहीं हो सकता है। क्योंकि सर्वथा तो राजस्थान वाले हिस्से को भी हिंदुस्तान कहते हैं ना। तो ऐसा ही द्रव्य हिंदुस्तान जैसा है, जो गुण है वो राजस्थान जैसा है। इतना फर्क है कि इसमें प्रदेश की अपेक्षा घटित किया और उसमें गुण की अपेक्षा घटित किया, है ना। तो कहते इतने से ही अन्यत्व का व्यवहार सिद्ध हो जाता है। हमारे राजस्थान मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश राजस्थान नहीं, तो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उनमें हमारा इतने में ही काम चल जाता है। जैसे राजस्थान है वो देश नहीं है तो उसे सेना रखने की जरूरत नहीं है। अपने का सेना रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्यों बोलते हो? ऐसा बोलो ना, उसके पास सेना नहीं है। अरे उसको जब उसके रक्षा की पूरी गारंटी केंद्र की है तो उससे सेना रखकर वो इतना खर्चा अपने माथे पे बढ़ाने के अलावा और उसको वो क्या होना था, हैं? खर्चा ही बढ़ता ना उसको। तो उसको अपना विकास करने के लिए पूरी निश्चिंता ही मिल गई। देखो राजनीति से मैं एक उदाहरण देता हूँ जिससे आपको ये समझ में आएगा। वो राजनीतिक बात भी महत्वपूर्ण है जानने लायक, और ये सिद्धांत भी समझ में आएगा। जब दुनिया में दूसरा युद्ध समाप्त हुआ और हिटलर मारा गया तो उस वक्त हिटलर माने जर्मनी का था ना, तो जर्मनी और जापान ये दोनों एक साथ थे। अपने जो सुभाष चंद्र बोस भी उन्हीं के साथ हो गए थे। अभी ज़्यादा कमेंट्स में सुभाष चंद्र बोस पर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना समझ लो कि वे उनके साथ थे। और वो कहते थे कि उनसे हम तय कर लेंगे कि हम यदि अंग्रेज़ों को जीतने में तुम्हारा सहयोग करेंगे तो तुम हमें आज़ाद कर दोगे। फिर मतलब हम भारत आज़ाद हो जाएगा, इस तरह वो आज़ादी चाहते थे। और दूसरा ग्रुप था अमेरिका, इंग्लैंड के गुलाम अपन थे, तो अपन भी उसी तरफ से कहलाए। वे भी ये कहते थे द्वितीय विश्व युद्ध में जीत जाएंगे, उसके बाद हम आपकी स्वतंत्रता पर विचार करेंगे, माने हम आपको स्वतंत्र कर देंगे। ये बात चलती थी। खैर अभी जो सुभाष जी को तो एक तरफ रखना, जब
लड़ाई खत्म हुई तो अभी जो जर्मनी और जापान इस ग्रुप के हाथ में आ गए। कौन सा ग्रुप था? जिसमें रसिया, ब्रिटेन और अमेरिका ये सब शामिल थे। तो इनने उन्हें आधा आधा बांट लिया, जर्मनी के 2 टुकड़े कर दिए। आधा जर्मनी एक ने ले लिया, आधा जर्मनी दूसरे ने ले लिया। हैं? जापान के साथ भी ऐसी तकलीफ हुई। जापान पे तो अणुबम डाला ही गया था, तब तो वो हथियार उन्होंने समर्पित किए थे, नहीं तो वो हथियार थोड़ी समर्पित थे। अणुबम नहीं गिरता। जब उन्होंने देखा कि सर्वविनाश हो जाएगा तो उन्होंने समर्पण किया था। तो उनके साथ सबसे ज़्यादा बुरा हुआ ना, क्या हुआ कि उनको कह दिया गया कि तुम सेना नहीं रखोगे, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी। अमेरिका ने, रूस ने उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी ले ली। आप समझे ना? और तुम अपना पे काम करो, अपने देश को तुम चलाओ स्वतंत्रता तरीके से, हम ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और बस तुम्हें सेना नहीं रख सकते क्योंकि तुम खतरनाक लोग हो। फिर अणुबम एटम बम बना लेते हो, फिर ये झगड़ा खड़ा हो जाता है, और दूसरा विश्व युद्ध हो गया तो तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। ख्याल में आई ना? और जो भारत आज़ाद हुआ, चाइना आज़ाद हुए, तो इनकी अपनी सेना भी रखी, क्योंकि पूरा देश आज़ाद तो तभी कहलाए ना कि जब उसकी सैनिक अपने पास हों और वो उसकी आज्ञा में चलें। तो उस वक्त सबको ऐसा लगा कि वे गुलाम हो गए, जापान और जर्मनी, और हम आज़ाद हो गए। आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा ना? फिर जापान ने देखा कि भाई अपन तो अब गुलाम हैं, अपने पास सेना तो है नहीं, अपन लड़के तो कहीं कुछ लड़ ही नहीं सकते किसी से। अब तो अपन तो मेहनत मजदूरी ही अपने हाथ में है। तो उन्होंने खूब मेहनत की और उद्योगों का विकास बहुत किया। घर घर में उद्योग डाल दिए, हर घर में कारखाना। कोई भी चीज़ बनानी हो ना तो तुम इतने घर में बना के ले आओ, इतनी ले आओ, पैसा ले जाओ। तो उसको विश्व में आज सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति जापान है, अमेरिका के उससे भी ज़्यादा। ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये उसे वरदान सिद्ध हो गई वो, कि हमें तुम सेना नहीं रख सकते, कि सेना के ऊपर जो जितना खर्चा है वो बिल्कुल खर्चा करना नहीं पड़ा, और कोई मेहनत उन्हें सेना के लिए करनी नहीं पड़ी। इतने आदमी भी बच गए, आदमी की मेहनत भी बच गई ज़्यादा, पैसा भी बच गया, तनख्वाह नहीं देना है। तो उनने सारी उद्योग में लगा दी। ज़मीन तो उनके पास थी नहीं ज़्यादा, इसलिए वो खेती वेती ज़्यादा बढ़ाकर अनाज वनाज पैदा कर लें, ये तो उनके बस की थी नहीं। तो उनने मशीनें बनाई, मोटर कारें बनाई, ये सब चीज़ें बनाई और विश्व के मार्केट पर कब्जा कर लिया। आप ये समझ नहीं सकते हैं कि ये किस तरह से एड़ी टेढ़ी राजनीति होती है आर्थिक। जो जापान में टीवी बनता है ना, सोनी का टीवी, वो हिंदुस्तान में आपको मान लो 25,000 में मिल जाता है, तो जापान में 3 लाख में मिल जाए, बनता जापान में है। अब आप सोचो माथा के क्या ये क्या, उनको तो और 10,000 में मिलना चाहिए ना, क्यों? अपने यहाँ गेहूं पैदा होता है तो अपन गेहूं अपने को तो मिले 50 रुपये किलो, और अपन पाकिस्तान को 10 रुपये किलो दें, ऐसा अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा होता है। ये चीनी है ना, चीनी, ये चीनी यहाँ मिलती है मान लो आपको 50 रुपये किलो, तो बाहर अपन 20 रुपये किलो बेचते हैं। ये कैसे क्यों बेचते हैं? और देश में कम होती है, इसलिए कि विदेशी मुद्रा चाहिए। आप समझ? और विदेशी मुद्रा काहे को लिए चाहिए? कि विदेशी मुद्रा में हमें जो विदेश की चीज़ें हैं वो खरीदने हैं। क्या खरीदना है? कि हमको हथियार खरीदने हैं। अरे अब हम जापान जैसा समझौता हो गया होता, समझ गए ना,
तो हमें हथियार खरीदने ही नहीं पड़ते। जो हम विदेशी मुद्रा कमाते उससे हम ना हमारा बहुत समृद्धि हो जाती। तो जापान ऐसा क्यों करता है कि बाहर के मार्केट पे कब्जा करना है। तो दूसरे लोग जितना सस्ता माल दे सकते हैं हम उससे सस्ता देंगे तब तो हमारा मार्केट पे बिकेगा ना। वो 25,000 में टीवी आपको नहीं दे सोनी तो उसका सोनी टीवी बिकेगा नहीं, क्योंकि 27,000 में 28,000 में तो अमेरिका देता है वैसे ही टीवी। ऐसी कारें और खर्चा तो ज़्यादा पड़ता है, यानी घाटा कर करके वो विदेशों में मार्केट पे कब्जा करते हैं। और जब मार्केट पे कब्जा हो जाता है तो फिर महंगा कर लेते हैं, कमाई कर लेते हैं। अब अमेरिका उनके सामने खड़ा नहीं हो सका, क्योंकि अमेरिका में जो कार $10,000 में बनती है वो जापान $5,000 में बना लेता है। वो कंपटीशन नहीं कर सकता। यानी वो जो चीज़ सबसे बुरी थी वो सबसे अच्छी बन गई, क्योंकि हमारी पूरी शक्ति हम अपने विकास पर खर्च कर सके, आर्थिक भी और शारीरिक भी, मेहनत भी। हम पूरी तरह से उसमें लग गए। और हिंदुस्तान को अभी हथियार खरीदने हैं, सेना बढ़ानी है, ये करना है। नेहरू जी ने ये बात समझी थी, समझना। तो उन्होंने सन 62 तक कितना 47 से 15 साल अपने सेना पर ज़्यादा खर्चा नहीं किया। ये तो थोड़ा झंझट पाकिस्तान का लग गया था, नहीं तो वो चाहते थे खर्चा करना ही नहीं जापान जैसा और सारे विकास पे करना, तो देश एकदम जापान जैसा हो जाता और 10-5 साल गाड़ी चलती रहती। लेकिन ये चाइना के साथ जो झगड़ा हो गया तो उस वक्त फिर अब ये आवश्यकता महसूस हुई कि अपन को सेना बनानी पड़ेगी, हथियार बनाने पड़ेंगे, अणुबम भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये साला अपन को खा जाएगा। समझ में आए ना। जब भी अमेरिका बचाने आया था, हालांकि बचाने आने की जरूरत नहीं पड़ी थी, उसने अपने जहाज वहाँ से रवाना किए थे, इतने में ही इसकी अकल ठिकाने आ गई थी, तो उसने ठीक मतलब झगड़ा बंद कर दिया था। लेकिन उससे नुकसान क्या हुआ देश का कि सारे हमारा बजट सेना पर लग गया। तो उस वक्त जो यहाँ इंजीनियर की बहुत कमी थी, डॉक्टरों की बहुत कमी थी, अब वो सब नई नई शोधें, इंजीनियर, कल कारखाने बंद हो गए और सब सेना के में खर्चा होने लग गया। तो ये सारे इंजीनियर और डॉक्टर उस वक्त यहाँ से भाग भाग के विदेश गए। और जो अमेरिका में जो अभी डॉक्टर और इंजीनियर हिंदुस्तान के दिखते हैं वो सन 62 के बाद के हैं, क्योंकि यहाँ काम ही नहीं मिलता था। यहाँ वो विकास के काम हों तो इंजीनियर को काम मिले, कोई बांध बने तो बांध बनाने वाले इंजीनियर को काम लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये जो सेना पर जो खर्च है ये हमारे विकास की गति को बहुत बड़ी बाधा है। अब हमको ये लगता है कि जापान को कभी भी कोई दबाएगा, अपने अपने कब्जे में कर लेगा, इसका सारा विकास क्या करेगा वो। लेकिन विश्व की राजनीति ऐसी फंसती है कि यदि अमेरिका दबाए तो रसिया साथ में आ जाता है इस तरफ सहयोग करने, रसिया दबाए तो अमेरिका आ जाता है। मतलब वे आपस में भिड़ती हैं बड़ी बड़ी शक्तियाँ, वो छोटा वाले सुरक्षित रहते हैं। सिंगापुर जैसा देश 35 लाख का कुल देश आज आज़ादी से विकास कर रहा है, क्योंकि वही सुविधा उसे भी है, उसे सेना में ना रखनी नहीं है। समझ में आई ना है? ये कैसा गणित है, समझ में आए ना आपकी में कि अभी आपके यहाँ वो चीज़ महंगी करते जाएंगे। वो कहते हैं कि हम ये अपने जापानी कहते हैं हम देंगे ना तुमको 3 लाख में टीवी, तो क्यों चिंता करते हो?
हम तुम्हें 3 लाख तनख्वाह देंगे ना, तब तो तुम टीवी को 3 लाख देंगे, ऐसा थोड़ी मुफ्त में कि तुम खरीद ही नहीं पाओ। यानी उनको महंगाई की अंदर में, जब हम गए, जब यहाँ 5 रुपये में चाय मिलती थी, जब 67 रुपये में एक चाय कप मिलता था, कहाँ, जापान में, कितने में, 67 रुपये का एक कप चाय। ठाकुर ऐसी महंगाई में कैसे जिंदा रहते होंगे। तो वे लोग क्या हम उतना देंगे ना, तुमको काम कराएंगे, उसमें पैसा देंगे, तो बहुत हिसाब है, विचित्र है। तुमको आज पता लगता होगा कि ये धर्म का पंडित ये बातें कहाँ से जानता है? क्यों? लेकिन जानने लायक बात थी कि नहीं थी? तुम लोगों को भी ये बात जानने लायक है कि नहीं है कि विश्व की क्या पोजीशन है। ऐसे ही वस्तु के स्वरूप में आज सुबह के प्रवचन में बता रहे थे ना कि अपना माइंड पूरा इधर लगाओ। अपना माइंड यदि तुमने बाहरी काम में लगा दिया तो तुम जैन दर्शन के जैसे विद्वान बनना चाहिए वैसे विद्वान नहीं बनोगी। क्यों? लेकिन ये किसी ने, ये बताने वाले ने कि क्या कहा डॉक्टर साहब ने आज, ये बात नहीं बताई। कौन कौन था मुझे पता नहीं। अब मैं वहां से आगे देखा करूंगा कौन कौन है यहाँ। क्यों? समझे? थी ना ये बात। लेकिन एक किसी ने जो बताई ना बातें, उसने ये नहीं बताई कि क्या है कि अपने उपयोग को आप जितना अधिक इसमें लगा सकोगे। कहीं हमारा खाली टाइम है ना साहब, आपका कोई पीरियड नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, छुट्टी है। अरे छुट्टी तो इसलिए रखी जाती है कि तुम 8 घंटा काम करते करते थक गए हो तो तुम्हें आराम मिले, तो तुम दोबारा फिर 8 घंटा काम करने के लिए तैयार हो जाओ। संडे की छुट्टी इसलिए रखी जाती है कि तुम 7 दिन काम करते करते एक रूटीन दिनचर्या से थक गए हो, तो एक दिन थोड़ा तुमको रिलैक्स मिले, तुम डबल काम ओढ़ लेते हो उसको उस दिन, तो तुम और थक के आते हो, फिर सोमवार को आराम से सोओगे ऑफिस में। समझ में? एक ही काम में अपना पूरा माइंड लगाना यदि विशेषज्ञ बनना है तो, किसी भी क्षेत्र का मतलब तो ये है कि जिसको जो क्षेत्र पसंद हो। अपने हिसाब से तो इसी अध्यात्म का ही अपने तो यही क्षेत्र चुना ना, फिर पूरी शक्ति उसमें लगाई। ये मत समझो कि मैं सारी दुनिया की सब बातें समझूंगा तो मैं ज़्यादा मानूंगा। देखो आप भी सब बातें बताते हो, राजनीति की इसकी, मैं भी बताऊँ, अच्छी बात है, आ जाएंगी, कोई बात नहीं है। लेकिन अपने विषय के विशेषज्ञ होना, तुम्हारी विशेषज्ञता इस विषय में देखी जाएगी। तुम जैन दर्शन के विद्वान हो तो जैन दर्शन में यदि तुम नहीं समझते हो तो तुम मूर्ख कहलाओगे। एक वकील, इससे कहें कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है और वकील नहीं बता पाए तो उसे कोई कमज़ोर वकील नहीं मानेगा, मूर्ख वकील नहीं मानेगा। लेकिन 420 क्या होता है ये नहीं बता पाए तो वो मूर्ख वकील है। और डॉक्टर 420 का अर्थ नहीं समझे, क्यों? तो उसे कोई मूर्ख डॉक्टर नहीं कहेगा। लेकिन अपने विषय में वो यदि विशेषज्ञ है, गहराई से जानता है, तो वो मूर्खता मानी जाती है। हम दुनियादारी के मिसाल, हम सब सर्वज्ञ थोड़ी हो सकते हैं, समझे ना? हर भाषा का विशेष जानकार हर एक थोड़ी हो सकता है। आजकल ऐसा हो गया था कुछ दिनों में कि जो अंग्रेजी जाने वे पढ़े लिखे, जो अंग्रेजी नहीं जाने वे पढ़े लिखे नहीं। क्यों? एक भाषा ही वाले पढ़े लिखे होते हैं, हिंदी वाले, संस्कृत वाले और जर्मनी वाले और भाषाओं में नहीं हो सकता। हम और 4 भाषाओं के विशेषज्ञ हैं, हम अंग्रेजी का ABCD भी नहीं जानते हों, तो उसमें क्या है?
वो अंग्रेजी वाला संस्कृत का ABCD नहीं जानता, वो भी ऐसा ही मूर्ख है कि नहीं? तो हम फिर उसे विद्वान मान लेते हैं मूर्ख होने पर भी, तो वो हमें क्यों नहीं मानेंगे? ये जमाना सर्वज्ञों का नहीं है, विशेषज्ञों का है। क्या समझ में आई? सर्वज्ञ माने हम सब कुछ जानते हैं, इस अहम वालों का नहीं है। हम अपने विषय के मास्टर हैं, उसमें मैं अथॉरिटी हूं। कल कहा था ना, मैं अथॉरिटी। ऐसा कॉन्फिडेंस अंदर से आना चाहिए, अभिमान की बात नहीं है। जरूरत पड़ती है तो बताना पड़ता है। क्या कोई भी एरा गहरा नथु खेरा है और कुछ भी बोला है साहब ये ठीक है, मैं जहाँ तक समझता हूँ फलाने गुणस्थान में फलाना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, समय दर्शन तो 11वें गुणस्थान में होना चाहिए। क्या करें? तो उस मूर्ख की हम सुनेंगे? क्या करेंगे? बोलो, क्या करना है? चुपचाप बैठो, शांति से सुनना हो तो सुनो, नहीं तो बाहर जाओ। नहीं, मेरा एक प्रश्न, पहले तुम हमसे प्रश्न लायक करने लायक बन के आओ। ऐसी मूर्खता का प्रश्न करोगे तो तुम्हें यहां नहीं बोलने दिया जाएगा। आया समझ? अपने विषय की विशेषज्ञता होना। हो गई ना? कहाँ चल रहे थे? द्रव्य का अभाव गुण है और गुण का अभाव द्रव्य है। ऐसे लक्षण वाला अभाव अतद्भाव नहीं है। देखो अब इसमें उसमें क्या फर्क है? उसमें तो वो कथनचित वाला था कि द्रव्य गुण नहीं है, गुण द्रव्य नहीं है, और इसमें सर्वथा अभाव का उदाहरण है। द्रव्य का अभाव गुण है और गुण का अभाव द्रव्य है। आप समझे ना? द्रव्य में गुण का अभाव है और गुण में द्रव्य का अभाव है। द्रव्य का लक्षण अलग है, गुण का लक्षण अलग है, ये बात अलग है। और दोनों का एक है ही नहीं कि गुण में द्रव्यत्व तो है ही नहीं, कि द्रव्य में गुणत्व तो है ही नहीं, अनंत गुण है ना। ऐसे लक्षण वाला अभाव अतद्भाव नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो एक द्रव्य को अनेकत्व आ जाएगा, उभय शून्यता आ जाएगी और अपोह रूपता आ जाएगी। 3 दोष बताए हैं। यदि जो हमने कथनचित माना है, यदि सर्वथा अभाव मानेंगे तो ये 3 दोष आएंगे। हम लोग पढ़ते थे तो ये अपोह का अर्थ हमारी समझ में नहीं आया था। क्या पढ़ते थे? आत्ममीमांसा, अन्यापोह व्यतिक्रमे, है ना? पंक्ति है ना, अन्यापोह व्यतिक्रमे। तो जो वो पंडित मक्खनलाल जी थे, वो सबसे बड़े न्याय अलंकार कहलाते थे। तो हम उनके पास गए कि जी अन्यापोह क्या है? अब अभी भी ऐसा ही लगता है लोगों को कि अन्यापोह क्या है? क्या? देखो 3 चीजें आ जाएंगी। कौन कौन? अनेकत्व आ जाएगा, उभय शून्यता आ जाएगी, मैंने 2 ही नहीं रहेंगे, और अपोह रूपता आ जाएगी। बस ये उसका नहीं, ये उसका नहीं, ऐसा बस एक दूसरे के अभाव रूप ही होंगे, सद्भाव रूप कुछ होगा नहीं। अब इसी बात को विस्तार से समझाते हैं। तथा ही, ऊपर तथा ही लिखा होगा ना, लिखा देखो। और लाएंगे वो कोई ना कोई ऐसी उदाहरण। चेतन द्रव्य का अभाव अचेतन द्रव्य है। अब देखो ये 2 द्रव्यों के बीच में घटित कर रहे हैं। चेतन द्रव्य का अभाव अचेतन, ऐसा नहीं कहा गुण का अभाव द्रव्य में है कि ज्ञान का अभाव दर्शन में है। चेतन द्रव्य का अभाव अचेतन द्रव्य में है और अचेतन द्रव्य का अभाव चेतन द्रव्य में है। इस प्रकार का अभाव तो भिन्न भिन्न अनेक द्रव्यों में पाया जाता है। लिखा मिल गया। अपनी बात काहे की चल रही? एक द्रव्य की। कहाँ लिखा? टीका शुरू करो तो सबसे पहला शब्द है एक द्रव्य में। मैंने ध्यान दिलाया था क्या? यानी एक द्रव्य में घटित करना है, और यदि हम सर्वथा मानेंगे तो जैसे अनेक द्रव्यों में है भिन्नता,
वैसी भिन्नता का प्रसंग आ जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो, इस कारण द्रव्य का अभाव गुण और गुण का अभाव द्रव्य, यदि ऐसा माना जाए तो जिस प्रकार भिन्न भिन्न द्रव्यों में अनेकत्व है, इसी प्रकार का अनेकत्व द्रव्य और गुण में भी हो जाएगा। समझ में आया क्या नहीं? जैसे जीव और पुद्गल अलग अलग हैं, ऐसे ही ज्ञान और आत्मा भी अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग तो हैं लेकिन वैसे अलग अलग नहीं हैं। अध्यात्म में कहते हैं ना कि राग हमसे भिन्न है, फलाना अपने से भिन्न है, तो भिन्न है ना, ये तो बात सही है कि भिन्न है अध्यात्म में। अब फिर राग दो तरह का है, कौन कौन सा? शुभ अशुभ नहीं, पुण्य पाप नहीं, एक मेरा राग और एक तेरा राग, एक स्व का राग और एक पर का राग। अब समझ में आई ना? कहते तो दोनों को राग ही हैं, लेकिन मेरे में मेरा राग के साथ मेरा अन्यत्व है, समझना, और तुम्हारे राग के साथ मेरा भिन्नत्व है, कि वो तो पर्याय है। और तुम तो दो द्रव्यों के बीच होता है भिन्नता तो, लेकिन परद्रव्य की पर्याय है ना, तो हाँ द्रव्य ही पकड़ना पड़ेगा कि दोनों भिन्न है ना आत्मा से। कौन? कि तुम्हारा राग मेरे आत्मा से भिन्न है और मेरे में उत्पन्न होने वाला राग मेरे आत्मा से भिन्न है। ठीक है, कुछ फर्क है? बताओ, हाथ उठाओ, कितने कितनों को मालूम है? मेरे अंदर जो राग है उससे मुझे कर्म बंध होता है, और तुम्हारे अंदर जो राग है उससे मुझे कर्म बंध नहीं होता। तो फिर दोनों अलग अलग, एक से ही दो अलग हैं। एक से अलग होते तो एक से मुझे कर्म बंध और दूसरे से कर्म बंध नहीं, ऐसा कैसे होता? हनुमान, तुम समझ आए ना? ये अध्यात्म चलता ना, पर से भिन्न राग से भिन्न, तो कौन से राग? सारी दुनिया का राग। अरे वो राग पर से पर्याय से भिन्न वाला राग नहीं है, वो तो पर द्रव्य में जाता है। पर द्रव्य से भिन्नता की बात कही तो दूसरों का राग हमारे लिए पर द्रव्य है। फिर आप कहोगे राग तो पर्याय है, राग को एक द्रव्य कह रहे। अब क्या कहें? तुम्हें इतना समझना पड़ेगा ना, इतनी अकल तुम में होना चाहिए ना, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पर द्रव्य के गुण और पर द्रव्य की पर्याय, ये तीनों को पर द्रव्य कहते हैं। इनका एक नाम क्या है? कि पर्याय को पर द्रव्य कहते हैं। यहाँ तो अपनी पर्याय, उसे भी पर द्रव्य कहते हैं। ये भी अध्यात्म में है, लेकिन ये पर द्रव्य अलग टाइप का है। ऐसा है कि जैसे तुम्हें कर्म बंध होगा, तुम करोगे तो तुम्हारी पिटाई होगी, और उस राग से कुछ नहीं होगा। तो ऐसा अंतर जो है वो भी हमारी समझ में आना चाहिए। जो एकत्व है वस्तु के स्वरूप में, दो द्रव्यों के बीच, दो पर्यायों के बीच, दो गुणों के बीच, द्रव्यगुण के बीच, वो एकत्व भी हमारी समझ में आना चाहिए और भिन्नत्व भी हमारी समझ में आना चाहिए।